मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो के बाद इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो अब आप लिख सकते हो, आपको आ रहा होगा I1 अपान I2 बराबर बच्चों लोग क्या लिखोगे, A1 बाई A2 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 16/1। सही है, ये बात हो गई। अब इसके बाद आपको तीसरे नंबर पे बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी क्या होगा। विजिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, विजिबिलिटी क्या होगा, तो आई मैक्सिमम अपान आई माइनस आई मिनिमम, और बच्चों आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम है ना। तो ये विजिबिलिटी की वैल्यू क्या होगा, आप मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो देखो क्वेश्चन में दिया था 25 और 9, तो यहाँ पे 25 माइनस 9 और यहाँ पे 25 प्लस 9 और ये 16/34 और ये हो जाएगा 8/17। अब अगर वो पूछे कि विजिबिलिटी परसेंट क्या है या इंटरफ्रेंस कितना परसेंट है, तो आप यहाँ पे इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज इंटरफ्रेंस, परसेंटेज इंटरफेरेंस बराबर 8/17 इंटू 100%। तो बच्चों इतनी कहानी यहाँ पे हो गया। आपके इंटरफ्रेंस का जो थ्योरेटिकल मोटिव है समझने का, वो तो इंड हो गया। हम लोग को इतनी बात समझ आ गई, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ से जब आगे चलेंगे तो एक बार हम चित्र बना के आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है, और फिर आगे देखते हैं अब क्या इसके आगे होगा। तो बच्चों आगे मैं बढ़ सकता हूँ अब, चलिए आगे तब बढ़ते हैं। अब इस टाइप का ही सवाल आता है जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन रहता है, कोई नया सवाल नहीं आएगा। हाँ, बोर्ड पे देखो जो कुछ और बताने जा रहा हूँ उसको। बच्चों ये कोई स्क्रीन है, यहाँ पे ये कोई स्क्रीन है और ये दो सोर्स है S1 और S2 यहाँ पर। इसके बाद ये जो वेव है, यहाँ से बहुत सारी वेव चल रही हैं, सभी तरफ जा रही हैं। लाइट है तो लाइट तो चारों तरफ फैलेगी, ये भी लाइट चारों तरफ फैलेगी और ये भी फैलेगी। अब दोनों सोर्स की जो लाइट हैं वो कहीं पे मिलेंगी, कहीं पे सेम फेज में मिलेंगी, कहीं पे अपोजिट फेज मिलेंगी, कहीं पे कोई फेज, कहीं पे कोई फेज, ऐसे ही होगा। अब बच्चों अगर यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे हम दिखा रहे हैं यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा। अब आप देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे आप देखते रहिए और जो भी बोलूँगा उसको बताते भी रहिएगा। बच्चों ये जो लोकेशन है जहाँ पे भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पॉइंट जो दिखा रहे हैं, तो यहाँ से जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ से भी, ये दोनों बराबर दूरी पे आ रहे हैं इस पॉइंट P पे। तो ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे अगर मैं पाथ डिफरेंस लिखूँ और यहाँ पे बच्चों फेज डिफरेंस लिखूँ, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0, और फेज डिफरेंस क्या होगा, 0। सही है, यही तो होगा। ये जितना ये वाला पाथ है उतना ये भी पाथ है, तो दोनों जब पाथ की लेंथ बराबर है तो डेल्टा x 0 हो गया, और जब डेल्टा x 0 हो गया तो फेज डिफरेंस भी 0 हो गया। और यहाँ पे बच्चों जो इंटेंसिटी आएगा वो इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2, या आप लिख सकते हो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड इक्वल होगा तब आप क्या लिखोगे, 4I0 डायरेक्ट लिखोगे। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल हो गया I0 तब आप वहाँ पे सीधे क्या लिखोगे, 4I0, 1 + 1 = 4। और अगर अलग अलग है तो जैसे लिखा वैसे लिखोगे। अब ये बच्चों जो यहाँ पे ये जो पोजीशन है ना, इस जगह आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, एक ऐसे ही स्ट्रिप दिखेगा चमकता हुआ। ये यहाँ पे एकदम ये
चमकता हुआ एक आपको बीच में स्ट्रिप दिखेगा और इसका नाम होगा सेंट्रल। ये कहाँ पे है? बीच में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, या मैक्सिमा के बजाय हम इसे क्या कहेंगे? सेंट्रल। चमक रहा है, दिख रहा है, तो बच्चों इसको लिखेंगे सेंट्रल ब्राइट। और जो पट्टी हमें दिख रही है, ऐसी पट्टी दिखेगा तो उसको हम कहते हैं फ्रिंज। क्या कहते हैं? फ्रिंज। तो इसे थोड़ा इधर बढ़ाया, तो बच्चों ये वाला जो फ्रिंज है ये हो जाएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। आपको ये दिखेगा कि बीच में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ एक स्पॉट दिखेगा, एक स्लिट दिखेगा, तो वो हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। और वहाँ पे डेल्टा एक्स भी 0 है और फाई का मान भी 0 है। इसके बाद फिर देखो, इसी के बराबर का थिकनेस का बच्चों, ये जो थिकनेस है ना, ये वाली, इसी के बराबर की थिकनेस का यहाँ पर एक फ्रिंज और होगा, एकदम बराबर का थिकनेस का, और ये ऐसे फ्रिंज है। तो यहाँ पे फ्रिंज क्या हुआ? ये तो ब्राइट है और उसके ऊपर वाली जो फ्रिंज होगी कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है ना, दिख ही नहीं रहा है। अभी ये डार्क इसको समझो, है ना, और बाद में हम कलर चेंज कर देंगे। अभी ये डार्क फ्रिंज है। तो बच्चों ये ब्राइट फ्रिंज के बाद उसके ऊपर ये आपको क्या मिलेगा? डार्क फ्रिंज। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अब ये फ्रिंज नहीं लिखेंगे, फर्स्ट डार्क ही लिखेंगे। अब यहाँ पे बच्चों पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? लेम्डा। पाथ डिफरेंस आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? ज़रा आप डार्क वाला देखो, डार्क वाले में क्या था? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। और ब्राइट वाले में क्या था? 0 λ, 2 λ, 3 λ। तो बच्चों यहाँ पे डार्क है तो क्या लिखोगे? λ/2। और फेज डिफरेंस क्या लिखोगे? पाई। सही है, ये पाई आएगा। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी वो इंटेंसिटी कितनी आएगी? मिनिमम। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर डार्क फ्रिंज है। फिर बच्चों इसके ऊपर फिर आपको जो फ्रिंज मिलेगा वो ब्राइट फ्रिंज होगा। अब इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट ब्राइट। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ब्राइट। ये सेंट्रल ब्राइट था, वो फर्स्ट ब्राइट। अब अगर फर्स्ट ब्राइट है तो यहाँ का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? लैम्डा। और ये बच्चों फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा? I मैक्सिमम। अब ये वैल्यू मैं तो लिखी, I मैक्सिमम लिख दिया, बात हो गया। अब इसी तरह से अगर हम ऊपर एक और बनाएं, बच्चों इसी के ऊपर एक और बनाएंगे, बस ये वाला मैंने बना दी, ये वाला। अब इसका नाम आप बता दो, फिर आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों ये कौन सी फ्रिंज आप बताएंगे इसको? कौन सा डार्क? सेकेंड डार्क। अब ये सेकेंड डार्क हो गया ना। अब इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा? 3 λ/2। इसका फेज डिफरेंस क्या होगा? 3 इंटेंसिटी क्या होगा? I मैक्सिमा। I मैक्सिमा नहीं होगा बच्चों, ये तो मिनिमा वाला है, तो इंटेंसिटी मिनिमम होगा ना। अब हो गया, बहुत हो गया। अब एक आध दो हम नीचे भी बना देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं। अभी हम पूछते हैं, तो पूरे क्लास के लोग ये बता दो तो फिर तब आगे बढ़ने की तैयारी हो जाए। बच्चा लोग अब बताइएगा, बोलो भाई, ये कौन सा फ्रिंज होगा
बच्चों सेंट्रल ब्राइट के नीचे फिर क्या होगा, फर्स्ट डार्क होगा। यहाँ पे कौन होगा, फर्स्ट डार्क के बाद क्या आएगा, फर्स्ट ब्राइट। हाँ शाबाश, फर्स्ट ब्राइट होगा। और बच्चों फिर उसके नीचे होगा सेकंड डार्क होगा। ऐसे अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क फ्रिंज आपको मिलते रहेंगे। आप बताइए बच्चों, यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है, डार्क है ना, तो माइनस λ/2 माइनस पाई, इंटेंसिटी इज आई मिनिमम, क्या होगा, आई मिनिमम होगा। आप अब फर्स्ट ब्राइट बताना, पूरे लोग बताना, तो माइनस λ। हाँ, और बच्चों फिर -2π और फिर आई मैक्सिमा। बस एक और बता दो। अब अगर सेकंड डार्क पूछे तो -3 λ/2 और -3π और आई का मिनिमम। ऐसे अल्टरनेटिवली डार्क ब्राइट आता रहेगा। तो यही इंटरफ्रेंस पैटर्न है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग आर्डर ऑफ फ्रिंज लिखेंगे, आर्डर ऑफ फ्रिंज। आर्डर ऑफ फ्रिंज, आर्डर ऑफ फ्रिंज। तो ये वाला आर्डर कौन सा है, सेंट्रल ब्राइट है तो n बराबर 0। ये वाला कौन है, फर्स्ट ब्राइट तो n बराबर 1। यहाँ पे कौन है, n बराबर माइनस, ब्राइट वाला लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट ब्राइट, तो यहाँ पे n बराबर -1 हो गया। ये आर्डर ऑफ फ्रिंज किसके लिए है, ब्राइट के लिए। इधर मैंने ब्राइट लिखा है। अब बच्चों मैं इधर डार्क भी तो लिखूँगा। अब आप लोग पूरे लोग, बच्चा लोग डार्क के लिए बताना। अब अगर डार्क के लिए हम बात करेंगे तो डार्क फ्रिंज में आर्डर 0 नहीं आता, n बराबर 1 आएगा और यहाँ पे n बराबर 2 आएगा। यहाँ पे बच्चों n बराबर -1 आएगा और यहाँ पे n बराबर -2 आएगा। तो आपको देखो ये आर्डर ऑफ फ्रिंज जो मैंने लिखा है, स्कूल की कॉपी में सब ऐसे ही लिखना पड़ता है। बिल्कुल टीचर बोलता है कि लेबल्ड डायग्राम, सुटेबल डायग्राम बना के समझाओ, तो आपको बस यही डायग्राम बनाना है जो हम बनाए हैं। इतने कॉपी में ऐसे लिखेंगे आप। अब आर्डर ऑफ फ्रिंज के लिए देखो, यहाँ पे मैंने ब्राइट और डार्क दोनों दिखाया है। तो बच्चों एक तरफ आपने ब्राइट दिखा दिया, एक तरफ आपने डार्क दिखा दिया। ब्राइट का पेन का कलर वाइट कर दी, डार्क का ये कर दी। अब देखो एक और बात यहाँ पे समझ आती है। अगर बच्चों आर्डर ऑफ फ्रिंज n है, इफ ऑर्डर ऑफ फ्रिंज इक्वल टू n, तो सवाल आता है कि बताओ नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज कितना होगा। आपको यहाँ देखना चाहिए आर्डर ऑफ फ्रिंज। देखो डार्क में n बराबर 2 है, जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है, 2 है। अगर n बराबर 2 है तो 2 आर्डर है, तो नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज गिनो 4 होगा। तो अगर नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज पूछा जाए तो क्या लिखोगे, 2n। और अगर आर्डर ऑफ फ्रिंज ब्राइट का देखो तो ब्राइट का आर्डर क्या दिया है, 1। ब्राइट का आर्डर केवल 1 है जो मैक्सिमम है, और ब्राइट फ्रिंज कितनी है, 3। तो अगर अब नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पूछा जाए, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पूछा जाए, ब्राइट फ्रिंज की संख्या, ब्राइट फ्रिंज इक्वल टू होगा 2n + 1, 2n + 1 होगा। अगर हम आर्डर 1 लिखे हैं तो नंबर ऑफ फ्रिंज ब्राइट 3 है, और अगर हम आर्डर 2 लिख देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों अगर आर्डर हमें दे दे तो कितने ब्राइट फ्रिंज होंगे, कितने डार्क फ्रिंज होंगे, निकाल लेंगे। ऐसे पेपर में कह दिया कि आर्डर 7 है, तो डार्क फ्रिंज की संख्या क्या होगा, 14 होगा। और अगर आर्डर 7 है तो ब्राइट फ्रिंज की संख्या 15 होगा। एक तो यही बात होती है कि कितने आर्डर होंगे, कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगे।
बच्चों ये बातें समझ में आई आपको? कहाँ पे कौन सी फ्रिंज आएगा, उसके लोकेशन क्या है वो आपको मैंने अभी दिखाया है कि कहाँ पे कौन सी फ्रिंज आपको दिखेगी। आगे बढ़ते हैं, हटा दूँ इसे। चलिए आप जल्दी जल्दी लिख के और फिर तैयार होइए, फिर आगे बढ़ा जाए। अच्छा बच्चों, अगर टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज पूछा जाए तो कितना होगा? 2n और 2n+1 दोनों सम कर दो तो क्या हो जाएगा? 4n+1 अगर टोटल फ्रिंज पूछे तो। चलिए आपको इतने लिखना जितना मैंने लिखा है। अभी देखिए इंटेंसिटी वाली जो बातें हैं वो तो कंप्लीट हो गई हैं। अब बच्चों मेरे को क्या पता करना है वो सुनिए। हमें ये भी पता हो गया कि कहाँ पे फ्रिंज कैसी बनेगी, ये भी पता हो गया। अब आपको ये पता करना है कि जो फ्रिंज बनेगी, जो हमें स्क्रीन पे दिखेगा, जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, किसी की मिनिमम है, तो उसकी अपनी विड्थ क्या होगा, मतलब कहाँ पे बनेगा, किस एंगल पर बनेगा और उसकी विड्थ क्या होगी। तो बच्चों अगला जो आर्टिकल आपको अब लिखना है इसके तुरंत बाद, अब उसे लिखो। ये डार्क फ्रिंज है, इसको चाहे से डार्क बना दो, डार्क बना दो दिखेगा ही नहीं। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब आप लिखोगे एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज एंड एंगुलर विड्थ एंड एंगुलर विड्थ। तो मैं निकालूंगा एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज एंड एंगुलर विड्थ। अब बच्चों धीरे धीरे थोड़े डेरिवेशन वगैरह देखे जाएं। अब आप एंगुलर पोजीशन और एंगुलर विड्थ देखिए, मैं कंप्लीट करने चल रहा हूँ। अब सुनो, यहाँ पे ये स्क्रीन बनाया बच्चों, ये दो सोर्स है S1 और S2। यहाँ पे S1 और S2 जो दो सोर्स है, इसे हम लोग स्लिट भी बोलते हैं और इसके बीच का सेपरेशन हमेशा हम स्मॉल d लेंगे। सोर्स माने स्मॉल d। स्क्रीन दूर है, स्क्रीन दूर होगा तो कैपिटल D, और सोर्स पास होगा तो स्मॉल d। सोर्स पास ही रखते हैं दो, और स्क्रीन को थोड़ा दूर रखेंगे, तो दूर रखेंगे तो कैपिटल D हो गया और पास रखेंगे तो स्मॉल d हो गया। अब ये इसका हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेंट्रल फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा। तो बच्चों ये वाला जो होगा, ये पोजीशन, यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगा वो कौन सा फ्रिंज होगा? सेंट्रल ब्राइट। क्या बोला मैंने? सेंट्रल ब्राइट। बच्चों ये सेंट्रल ब्राइट है। अब अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हम यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा दिखाएं आपको, तो सेंट्रल ब्राइट ऐसे बन जाएगा। क्यों भाई? तो अब उतना बड़ा बड़ा पट्टी कैसे लगाएंगे, ऐसे छोटा छोटा बना देता हूँ। ये सेंट्रल ब्राइट है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने कोई भी एक फ्रिंज ले लिया, कोई भी फ्रिंज ले सकते हैं आप, ब्राइट डार्क कोई भी। अब ये फ्रिंज है nth फ्रिंज। क्या लिखा है? nth फ्रिंज। अब nवां फ्रिंज है, जैसे तीसरा है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा, कोई भी नंबर है, तो मैंने क्या माना? nth माना। ये डार्क भी हो सकता और ब्राइट भी हो सकता। अब बच्चों हम एंगल जो बनाएंगे, दिखाएंगे, वो यहाँ से बनाएंगे। कहाँ से एंगल लेंगे? सेंट्रल वाले लाइन से। और एक्चुअल में फ्रिंज कैसे बनी है ये भी जान लो। यहाँ की वेव गई और यहाँ की वेव गई, और ये दोनों वेव मिलकर
एक नया कोई भी वेव बनाई, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या तो डिस्ट्रक्टिव होगा, पर हम बच्चों पोजीशन कहाँ से मेजर करते हैं? अब सेंटर वाले से मेजर करेंगे और इसको हमने क्या माना? थीटा एन माना। क्यों? nth है तो थीटा एन माना। अब बच्चों फिर देखो आप, ये जो फ्रिंज है nth फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन और एंगुलर विड्थ लिखा गया, उसी को टारगेट में कर रहा हूँ। आपको कुछ बातें भी बतानी हैं। अगर हमने ये लिखा है फॉर nth डार्क फ्रिंज, बच्चों बताइएगा, अगर nth डार्क फ्रिंज है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स बराबर n-1/2 लेमडा। याद आया? डार्क फ्रिंज का पाथ डिफरेंस क्या है? n-12 लेमडा। ठीक है। अब बच्चों थोड़ी बात और यहाँ सुनो, थोड़ी सी मैथ। अगर मैं इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करूँ ऐसे, तो समझ लो अगर ये थीटा एन है तो हम मैथ से प्रूफ कर सकते हैं, तो ये भी कितना होगा? थीटा एन। इसे आप मैथ से प्रूफ कर सकते हो। आप ना प्रूफ कर पाए तो अपने मैथ के मास्टर से प्रूफ करवा लेना कि सर इसको प्रूफ करो, दोनों बराबर है, दोनों बराबर होता है। अब ये थीटा एन तो ये थीटा वन, और यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है? डेल्टा एक्स। और सुनते रहो बच्चों। अब यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस होगा स्मॉल डी। अब आप यहाँ पे बताइए कि जो डेल्टा एक्स है वो क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपान डी। पूरे कंसंट्रेशन में रहें और देखते रहें। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा एन बराबर क्या हुआ? n-12 लेमडा। अब ये जो एंगल होता है ना, वो बहुत छोटा छोटा एंगल होता है। अब यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, एंगल स्मॉल ही लेना है। तो उस कंडीशन में आप लिखोगे थीटा एन बराबर n-12 लेमडा अपान डी। साइन थीटा एन को थीटा एन कर दिया। अब बच्चों बताएंगे एंगुलर